ओली के जाते ही नेपाल में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता संभाले हुए अभी 24 घंटे ही पूरे हुए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सबसे पहला एक्शन भी उन्होंने ओली पर ही लिया, जो ओली के साथ साथ चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ओली चीन की गोदी में बैठकर पूरे नेपाल को गुलामी की आग में झोंके हुए थे। लेकिन अब सुशीला कार्की ने सत्ता संभालते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारत के प्रति उनका रवैया पहले से ही सकारात्मक रहा है और अब जब वो नेपाल की अंतरिम पीएम बन चुकी है तो उम्मीद की जा रही है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नयापन जरूर आएगा। आपको बता दें कि ओली ने देश में कई दिनों तक चले भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचने वाली कार्की को एक संक्रमणकालीन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, जिसका काम नए चुनाव आयोजित करना और राजनीतिक स्थिरता बहाल करना है। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाल में नई उम्मीदों की शुरुआत मानी जा रही है। सुशीला कार्की ने पद संभालते ही भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने 2 आयोग गठन करने का फैसला भी लिया। पहला न्यायिक आयोग जो हिंसा प्रकरण की जांच करेगा और दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग जो भ्रष्टाचार की जांच करेगा। अंतरिम पीएम कार्की संसद भंग करने की औपचारिकता पूरी करने के लिए सिफारिश करेंगे, जिस पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हस्ताक्षर करेंगे। अभी सिंह दरबार के एक कमरे में अस्थायी कार्यालय बनाया गया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है और मंत्रियों के नाम कार्की तय करेंगी। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव कराने की सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 महीने का है। सुशीला कार्की कल पूरे दिन जेनजी प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य राजनीतिक और सामाजिक दलों के साथ विचार विमर्श में व्यस्त रही। उनके इस व्यापक संवाद का उद्देश्य आगामी कैबिनेट विस्तार के लिए सहयोग और समर्थन जुटाना बताया जा रहा है कि सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नए सदस्यों के नामों पर कल तक आखिरी फैसला लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नामों के ऐलान के साथ उसी दिन नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार में विभिन्न क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे सरकार की स्थिरता और जन समर्थन में ग्रोथ होने की उम्मीद है। एक और तगड़ा एक्शन सुशीला कार्की ने जो लिया वो है नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर। उनके खिलाफ 8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ओली के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोप में जांच की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। जनजी के आक्रोश को देखते हुए 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। जुलाई 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 1 साल 2 महीने के बाद ही उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही भारत और नेपाल के पुराने सांस्कृतिक व सामाजिक संबंधों को लेकर सुशीला कार्की ने बेहद भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में दर्द होता है तो आंसू हमारे भी आते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी और नेपाल में शांति और स्थिरता की कामना की थी। इस बदलाव से चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल भारत के साथ अपने रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगा और क्या ये बदलाव स्थायी शांति ला पाएगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित।
यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।